चलिए अब लॉ में जो है वो स्टेप मार्किंग देख लेते हैं। दिसंबर 23 पेपर का पहला क्वेश्चन जो था उसमें दो प्रोविजन लिखना था, और अगर आप कोई एक प्रोविजन लिखे होंगे तो इसमें 1 मार्क आपका बिल्कुल डिडक्ट होने वाला है। ये चीज़ आप कन्फर्म रहिए, ठीक है। 1 मार्क ही डिडक्ट हो रहा है। दो दो क्या लिखना था, जैसे क्वेश्चन बता रहा था, पहला क्वेश्चन तो खुद ही मेंशन कर दिया कि अप्रोप्रिएट नहीं किया गया तो इसका प्रोविजन बताइए। दूसरा क्या था, दूसरा आपको ये समझना था कि जो ये भी लिखना था इसमें, यही तो दिक्कत है। लॉ में आपको दो तरीके से लिखना होता है, ये एक जो क्वेश्चन पूछा, और दूसरा जो अगर ऐसा नहीं होता, जैसे सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हो चुका है, तो वो चीज़ आपको लिखना था कि अप्रोप्रिएशन अगर मेंशन नहीं किया गया है, जैसा इस पे लिखा गया कि अप्रोप्रिएट नहीं किया गया है, तो कैसे होगा। और आइटम्स जो है वो दो दो आइटम्स दे रखा था एक ही दिन को, तो इसका भी प्रोविजन आपको लिखना था कि जब दो दो आइटम्स हो तो प्रोपोर्शनेटली वो भी हो जाएंगे। मतलब मतलब आप समझिए कि प्रोविजन जो है वो दो प्रोविजन लिखना था। एक एक तो कि लॉ जैसा कहता है वो, तो वो वाला आपको एक प्रोविजन में मेंशन करना था, लॉ क्या कहता है, कैसे कैसे आपको सेटल करना है। अगर स्पेसिफाइड है तो उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको जो है वो टाइमली करना है। ये तो आपका एक प्रोविजन हो गया। दूसरा प्रोविजन क्या होनी चाहिए, दूसरा प्रोविजन जब आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तब पता चला होगा कि एक ही दिन दो दो आइटम है, 1 जुलाई 2030 को, 1 जुलाई 2023 को। तो आपको इसका प्रोविजन जो लिखना था उस पर आपको लिखना था कि अगर दो आइटम्स एक ही दिन भी हो तो प्रोपोर्शनेटली हम उसको लिखेंगे, यानी कि 2 पॉइंट लिखना था। अगर आप एक में भी दोनों बातें लिख चुके हैं तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर फैक्ट प्रोविजन सब सही हुआ तो। दूसरी चीज़, अगर सिर्फ आप एक प्रोविजन लिखे हैं कि हाँ टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए, और प्रोपोर्शनेट वाला भूल चुके हैं आप, ठीक, भूल गए, प्रोपोर्शनेट वाला नहीं लिखे प्रोविजन, और आंसर आपका सही है, आपका फैक्ट सही है, प्रोविजन में एक ही पॉइंट लिखे, ठीक, और आपका कंक्लूजन भी सही है, लेकिन कंक्लूजन में आपने स्पेसिफिकली ये चीज़ लिख दिया कि बाकी जो अमाउंट बचेगा, यानी कि 16,500 सेटल करने के बाद, यानी कि 12,500 सेटल करने के बाद जो भी अमाउंट है, तो वो जो अमाउंट है वो प्रोपोर्शनेटली सेटअप होगा। तो प्रोविजन में अगर वो चीज़ नहीं लिखकर कंक्लूजन में भी लिखे होंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। यानी कि अगर प्रोविजन में आपने इग्नोर कर दिया, प्रोविजन में आपने नहीं लिखा, तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। अब बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि प्रोविजन आपका मान लीजिए गलत है, प्रोविजन दूसरी केस में मान लेता हूँ प्रोविजन आपका गलत है, तो क्या आपको मार्क्स मिलेगा, तो रेयर चांस है कि आपको 1 मार्क्स मिलेगा फैक्ट और कंक्लूजन के। क्यों, क्योंकि स्टेप मार्किंग से चेक होता है। और अगर आपने प्रोविजन ही लिखा है तो उसके बेसिस, कुछ भी अगर आप कंक्लूजन दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे आप प्रोविजन पहले ही लिख रखे होते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजन। और जब आप ऊपर प्रोविजन ही गलत लिखेंगे तो कंक्लूजन से उसका कुछ मतलब नहीं है। हालांकि अगर 3 पार्ट रहे क्वेश्चन में कि यस या नो, तो अगर वैसा रहे तो मिल सकता है आपको, लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था कि अप्रोप्रिएशन बताना था आपको, तो यहाँ पे कंक्लूजन और फैक्ट कोई मायने नहीं रखता। अगर प्रोविजन आपने गलत लिखा है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर प्रोविजन जो है वो इस तरीके से आप लिखें, थोड़ा सा अपने लैंग्वेज यूज हो गया है, सेक्शन आपने मेंशन नहीं किया, तो 1 मार्क्स कटेंगे, और बाकी पूरा सही है तो सिर्फ 1 मार्क्स ही कटेंगे। लेकिन अगर आपने प्रोविजन ही गलत लिखा तो आपको यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ है। किस चीज़ में, गवर्नमेंट वाले केस में, कि हाँ वो गवर्नमेंट कंपनी थी कि नहीं, तो नहीं थी। अब ये चीज़ में क्या हो गया कि आपने ये चीज़ तो सही लिख दिया कि हाँ जेड का जो है वो वाई लिमिटेड जो है, वाई लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, और सब्सिडरी क्योंकि वो नहीं था उसका, ठीक। अगर यहाँ पे दो दो डेफिनेशन लिखना था, एक किस चीज़ का, एक सब्सिडरी का और एक गवर्नमेंट कंपनी का, और अगर दोनों को आप नहीं लिखे हैं, जैसे देखिए पहले स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे डेफिनेशन है, फिर सब्सिडरी का भी यहाँ पे डेफिनेशन है, और अगर आपने इन दोनों डेफिनेशंस में से, अगर मान लीजिए ऊपर वाला आपका गलत हो गया, ठीक है, आपने स्टेट गवर्नमेंट के डेफिनेशन गलत कर दिए, सब्सिडरी के भी गलत कर दिए, तो बाकी आपका कुछ भी चेक नहीं होगा, 0 नंबर मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपने सब्सिडरी और गवर्नमेंट दोनों को यहाँ पे डिफाइंड कर दिया है, तो आपको 2 मार्क्स आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इसके और फैक्ट के बेस पे 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए स्टेप मार्किंग कैसे चेक होता है, आप देखेंगे आंसर शीट जब आप देखेंगे तो ऐसे लिखा रहता है कि प्रोविजन के सामने लिखा रहता है एक, फिर नीचे लिखा रहेगा या दो लिखा रहेगा, और फिर नीचे फैक्ट के सामने एक और कंक्लूजन के सामने एक, यानी कि सारे जो है वो स्टेप में चेक होते हैं। और स्टार्टिंग में ही इसमें भी अगर आपने गलती की, यानी कि मान लीजिए आपने सब्सिडरी का डेफिनेशन लिखा, गवर्नमेंट का नहीं लिखा, तो भी यहाँ पे चल जाएगा आपका काम, 1 मार्क कटेगा गवर्नमेंट वाले का। गलती आपने नहीं लिखी, दो दो यहाँ पे पॉइंट पूछा है, कोई एक पॉइंट आप डिफाइंड किया, एक छूट गया, गलत नहीं लिखा, छूट गया, तो उस पर आपको मार्क्स पूरा मिल जाएगा अगर कंक्लूजन सब कुछ सही है तो, और 1 मार्क्स इस गलती का कटेगा। दूसरी चीज़, अगर आपने यहाँ पे सही डिफिनेशन लिखा दोनों का, सब्सिडरी का भी सही लिखा जो कि इस पर जैसा केस हुआ है, और गवर्नमेंट का भी सही लिखा, तो अगर दोनों का डेफिनेशन ऊपर आपने सही लिखा, कंक्लूजन में थोड़ी सी गलती हो गई कि हाँ उसका सब्सिडरी नहीं होना चाहिए था, आपने लिख दिया कि हाँ सब्सिडरी हो गया ऐसा, तो 1 मार्क्स कटेंगे। 1 मार्क, समझ रहे हो, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आपका सिर्फ 1 मार्क कटने वाला है, 5 नंबर का भी हो तो 1 मार्क ही कटेगा।
समझिए इस चीज़ को, अगर आपने अपने प्रोविजन में दोनों डिफाइन कर दिया है, सब्सिडरी को भी डिफाइन कर दिया, गवर्नमेंट को भी डिफाइन कर दिया, तो बस मेन यही है, 2 नंबर तो आपको यही मिल गए, प्रोविजन सही हुआ तो। और एक अगर गलत हो गया, मान लिया स्टेट गवर्नमेंट को नहीं डिफाइन किया या सब्सिडरी को नहीं डिफाइन कीजिए कि और गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया, ऐसा समझिए, कोई एक को डिफाइन किया तो 1 मार्क यहाँ पे मिल गया आपको, और बाकी फैक्ट का 1 मार्क मिल जाएगा, यानी कि 2 मार्क्स। लेकिन अगर आपने यहाँ पे दोनों डिफाइन कर दिया और फैक्ट भी आपका सही हो गया तो आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, अगर कंक्लूजन में गलती भी हो गई तो। समझ रहे हो, स्टार्टिंग में आपका देखेगा जैसे ही जो आपके चेक करते हैं कॉपी, वो देखेगा कि हाँ प्रोविजन तो बिल्कुल सही लिखा, तो यहाँ पे आपका 2 प्रोविजन लिखना था, दोनों सही, तो 2 मार्क्स। फैक्ट सही लिखा है तो 1 मार्क्स। कंक्लूजन में गलती हो गई तो यहाँ पे आपका मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा, बस। यानी कि 5 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स जरूर, 4 मार्क का है तो 2 मार्क्स जरूर, फिक्स है, अगर प्रोविजन सही है तो। और प्रोविजन इसमें क्या होता है, अगर एक गलती भी है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को आपने गलत डिफाइन कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट कंपनी को, सब्सिडरी को सही डिफाइन किया, या फिर गवर्नमेंट वाला छोड़ दिया सब्सिडरी को डिफाइन किया, सब्सिडरी वाला छोड़ दिया गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया, तो उसमें भी 1 मार्क इसका मिल जाएंगे और 1 to 2 मार्क्स प्रोविजन के मिल जाएंगे, यानी कि 2 to 3 मार्क्स वैसे भी मिल जाएंगे। प्रोविजन अगर एक छूट गया, एक लाइन छूट गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नंबर 1 नंबर से ज़्यादा नहीं कटेगा, लेकिन अगर आपने प्रोविजन गलत लिखा तो पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ अगले क्वेश्चन देखेंगे जिसमें प्रोविजन गलत भी होगा ना थोड़ा सा, तो भी जो है आपका पूरा आंसर गलत नहीं होगा। तो ये कंक्लूजन था, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, स्टॉप करके देख सकते हैं। वहीं इंप्लाइड वारंटी, ये देखिए अब मान लीजिए कि ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर ये 6 मार्क, सॉरी ये 4 मार्क का था ना, लेट अस सपोज कि ये 6 मार्क का ही था, तो इसमें हर एक पॉइंट 4 पॉइंट है तो 4 नंबर का है ये, समझ रहे हो बात। 4 पॉइंट आपको लिखना ही है। अगर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे इंप्लाइड वारंटी को डिफाइंड नहीं किया तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आप 1 मार्क लूज कर चुके हो, क्योंकि टाइप्स ऑफ इंप्लाइड वारंटी पूछता है ना, जब भी किसी का टाइप, तो पहला 2 ही लाइन आप लिखिए इंप्लाइड वारंटी के बारे में, लेकिन जरूर लिखिए। वो आपने नहीं लिखा ना तो आपको 1 मार्क्स वहाँ पे कटने के चांसेस बन जाते हैं। और बाकी आपने 3 डिफिनेशन दे दिया, 3 नीचे डिफाइन कर दिया, तो आपको 3 नंबर, समझ रहे हो। तो 4 लिखना था आपको, 4 पॉइंट अगर आप लिख चुके हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और लेटर सपोज आपने 3 लिखा है, सिर्फ 3, लेकिन अच्छे तरीके से तीनों को डिफाइन किया, तो भी आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि ऊपर इंप्लाइड वारंटी आप बता चुके हैं क्या होता है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे 3 टाइप नहीं पूछा, यहाँ पे वेरियस टाइप से पूछा था, यदि बहुत सारे प्रकार के होते हैं उन सबको बताइए, कोई जरूरी नहीं कि टोटल ही बताएं। वैसे तो अगर आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो और भी इंप्लाइड वारंटीज होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप 3 भी एक्सप्लेन किए लेकिन अच्छे से और सही सही, तो आपको जो है वो 3 नंबर बिल्कुल मिल जाने वाले हैं। और अगर वारंटी के ऊपर भी ऊपर बता दिया तो 4 नंबर। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गलती हो गई, कोई एक आइटम गलती हो गई, या आपने उसको जो है वो नहीं बताया, 2 ही आइटम बताया, तो 1 मार्क्स उसका कटेंगे, या तो गलती है या फिर छूट गया तो 1 मार्क, इससे ज़्यादा नहीं। अपना लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत इसमें होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन, फैक्ट और स्पेसिफिक सेक्शन नहीं पूछा था, सिर्फ टाइप पूछा था। अगला ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें आपको ट्रैफिकिंग वाला बताना था रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफेंसेज और क्या था, ऑफेंसेज और स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। तो 7 मार्क का ये था। अब मान लीजिए कि ये वाला आपने गलत लिख दिया, ठीक, या फिर ये लिखा ही नहीं, और लिखा कौन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, तो 3 मार्क्स आपको बिल्कुल मिल जाने हैं। नहीं भी लिखा, एक वाला और एक लिख दिया, तो 3 मार्क्स जरूर आपको मिलेंगे, मतलब आप समझिए। और ज़्यादा लंबा था नहीं, ये तो सिर्फ यही इतना ही लिखना था, ठीक। तो अब आप समझिए कि यहाँ पे आपने गलती लिख दी, ठीक, आपको पब्लिक ऑफेंसेस लिखना था, यहाँ पे गलती, तो आप ये मत समझिए कि आपने लिख दिया तो 1 मार्क्स दे देगा, ये इस वाले का आपको 0 मिलेगा, और इस पोर्शन का जो सही होगा उसमें 2 या 3 मार्क्स ही मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि 7 मार्क्स का था और सिर्फ 3 मार्क्स, तो 1-2 पॉइंट पूछा था ना, पब्लिक ऑफिसेज वाला भी पूछा, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, और स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस भी पूछा, तो दोनों के लिखेंगे हाफ हाफ, मान लीजिए 350 मार्क्स का दोनों था, समझ रहे हो, 3.5 दोनों था। तो अगर एक गलती हो गया तो दूसरा इंपैक्ट नहीं होगा इससे, यानी कि दूसरे का 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा, 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगली चीज रजिस्ट्रेशन। अब देखिए इसमें क्या है, स्टार्टिंग से लेके चेंजेस से रजिस्ट्रार जो ऑर्डर देता है वहां तक का टोटल बातें अगर आप लिखें तो ही आपको फुल मिलेगा। अगर आप ऐसे सोचे होंगे कि शॉर्ट में लिख दिए, यहाँ से अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रार उसको देखा और फिर उसको अलाउ कर दिया, तो इस पे आपको 1 और 2 मार्क्स से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता, भले ही वो 5 लाइन या 10 लाइन ही क्यों ना हो। आपको टोटल प्रोसीजर लिखना है कि कितना दिन जो है वो रजिस्ट्रार उसको विधेयक करके रखता है, कितना दिन वो अलाउ करती है। सारे पॉइंट्स, लगभग 7-8 पॉइंट इसमें आते थे, देख लीजिए क्लियरली 7 पॉइंट, ये सारे पॉइंट लिखने थे। और कोई जरूरी नहीं, अगर इसमें 1-2 पॉइंट छूट भी गया हो, मान लीजिए पेनाल्टी वाला आपने सेक्शन नहीं लिखा या टाइम वाला छूट गया 1-2, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 मार्क्स कटेगा, यानी कि आपने टाइम नहीं लिखा या कोई थ्रेशोल्ड होता है जो पेनाल्टी के केस में, उसको नहीं लिखा तो 1 मार्क्स ही कटेगा। बाकी टोटल है कि आपने कैसे नोटिस दिया, कैसे LLP अप्लाई किया, कितने पर्सन्स के लिए कितना टाइम था उस चीज़ के लिए, कैसे नोटिस फाइल किया, नोटिस फाइल के बाद ROC ने कैसे जवाब दिया, ये सारी चीज़ें आपको लिखना था।
3-4 पॉइंट लिखना था, लेकिन चारों को किस चीज़ के साथ लिखना था, टाइम और पेनाल्टी के साथ। अगर टाइम पेनाल्टी आप फॉरगेट कर चुके हो, नहीं भी याद रहा, तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा मार्क्स कट जाएंगे, 1 या 2 मार्क्स आपको कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। लेकिन प्रोसेस पूरा लिखना था, कैसे एलएलपी उसको वाला सेंड करता है किसके पास, सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट लेकर आरओसी के पास, वो कैसे आरओसी उसको विदहेल्ड करके कुछ टाइम के बाद उसको अलाउ कर देता है। ये जो पूरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को लिखना था। शॉर्ट में लिख दिए होंगे तो आपको जो है 1 या 2 मार्क्स ही देगा, शॉर्ट में नहीं, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं लिखना था, लेकिन टोटल प्रोसेस आपको लिखना था कि कैसे कैसे यहाँ से हम सबमिट करते हैं आरओसी के पास। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी समझिए कि अगर आपने 2-3 पॉइंट भी लिखा है तो 2-3 नंबर आपको मिलेंगे, और अगर आपने पूरा लिखा तो फिर तो फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपसे कुछ छूट भी गया है, लेकिन आप जानते हैं कि जो बातें पूछ रहा था आरओसी तक और आरओसी के ऑर्डर तक मैंने पूरी चीज़ें लिख रखी है, छोटा ही लिखा लेकिन लिख रखा है पूरा प्रोसेस, तो 2-3 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें भी। और अगर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा, कुछ अलग बातें लिख दी लेकिन बहुत बड़ा लिखा, तो 0 नंबर मिलेगा। जो ये पूछ रहा है वही आप लिखेंगे तो ही मिलेगा। वैसे ही पार्टनर्स के इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में कि क्या क्या इंप्लाइड, यहाँ पे 2-2 केसेस हैं, 2-2 क्वेश्चन है। यहाँ पे एक है आल्सो एक्सप्लेन द सिचुएशंस व्हेन द पार्टनर हैज नो इंप्लाइड अथॉरिटी टू बिंड द फर्म, यानी कि जब वो पर्सनली जो है वो लायबल होता है और कब वो फर्म को लायबल करता है। ये तो 2 क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे फर्म लायबल वाला पूरा आप लिख चुके होंगे तो आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन था उसका हाफ मिल जाएगा, क्योंकि ये मान लीजिए अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे तो मार्क्स नहीं दिख रहा, तो आपको 2.5 नंबर मिल जाने वाला है सिर्फ इस चीज़ के कि आप जो है वो ये दिखाएं कि कब को वो बिंड कर सकता है फर्म को। अब 4-5 केसेज हैं, ठीक है ना, 4-5 केसेज है। अगर ये 3 केसेज है, अगर एक केस छूट भी गया, कोई भी एक केस छूट गया, 2 केसेज आपने क्लियरली लिख दिया, तो वो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे भाई। समझो, मटेरियल जो में जो गिवन है आंसर उसमें बहुत लंबा है, और लंबा मतलब अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो पूरा लिख सकते हो। अगर 1-2 पॉइंट छूट भी गया है आपसे और थोड़ा बहुत आपका भी लैंग्वेज यूज है तो मार्क्स नहीं कटेंगे, समझ रहे हो, फुल मार्क्स दिए जाएंगे, बिल्कुल फुल। अब देख रहे हो यहाँ पे 10-12 पॉइंट है भाई। दूसरे पॉइंट का जो बी पॉइंट पूछा था कि कब कब जो है वो खुद लायबल होगा, उसके पास इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होता है, इंपावर नहीं होता है, तो इसके पॉइंट जो है वो 6-7 पॉइंट उसमें गिवन है। अगर 3 पॉइंट भी लिखे होंगे, 3 पॉइंट भी कि कब कब वो पर्सनली लायबल होगा, और 2 पॉइंट ऊपर भी कि कब कब फर्म लायबल होगा, तो इसमें भी आपको जो है वो चांसेस हैं कि फुल मार्क्स मिल जाए, क्योंकि सारे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ कुछ सिचुएशंस आप लिख दीजिए 2-3 और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए सिचुएशंस को, बस कहानी खत्म। अगर 1-2 आइटम मिस्ड भी हो गया है यहाँ पे सिचुएशंस, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने गलती कर दी, इसमें गलती कर दी, 2-2 गलती इसमें चांसेस है कि पार्टनर की अथॉरिटी वाला पूछ रहा था और एक नहीं अथॉरिटी वाला, तो अगर नहीं अथॉरिटी वाला गलत हो गया और अथॉरिटी वाला स्टार्टिंग वाला सही है, तो आपको क्या होगा, आपको 2 या 3 मार्क्स यहाँ पे दे दिए जाएंगे। बाकी अगर गलत है या नहीं लिखे तो उसका मार्क्स छूट जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों का लिखें और थोड़ा थोड़ा कम कम 1-2 पॉइंट, तो यहाँ पे 2 मार्क्स कट जाएंगे और बाकी 3 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 3 पॉइंट लिख रखा है, यानी कि पॉइंट के बेसिस पे भी थ्योरी क्वेश्चंस वाले मिलते हैं। अगला ये तो सिंपल था, इन्विटेशन टू ऑफर। अगर आपने इन्विटेशन टू ऑफर डिफाइंड नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, सिंपल 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ऑफर जब डिफाइंड ही नहीं किए तो आप जो कंक्लूजन किस बेसिस पे दोगे, किस बेसिस पे दोगे? सिर्फ यस नो लिखने का मार्क्स नहीं मिलता, आपको जो प्रोविजन लिखना होता है। यहाँ पे मिल सकता है कब, मान लीजिए आपका फैक्ट बिल्कुल करेक्ट आपने लिख दिया, पूरा कंक्लूजन भी आपने मान लीजिए यस नो जो लिखना था करेक्ट लिख दिया, प्रोविजन में आपको गलती होगी तो हो सकता है आपको 1 मार्क मिल जाए, यहाँ 1 मार्क, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। फैक्ट और कंक्लूजन दोनों का मेन जो यहाँ पे होता है प्रोविजन होता है। अगर ये सही हो गया तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 3 मार्क्स आपके घर पे। अब इन्विटेशन टू ऑफर वाला, इसमें सिंपल सा, अगर आप ऑफर को भी डिफाइन करते और इसको ये बता देते कि इन्विटेशन टू ऑफर से अलग था, या इन्विटेशन टू ऑफर को डिफाइन करते और ऑफर को कह देते कि ये अलग था, तो उसमें भी आपका जो है वो फुल मार्क्स मिल जाता अगर कंक्लूजन सही होता तो। कंक्लूजन में क्या था, सेलर जो है उसको डिनाई कर सकता था। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे मेन जो प्रोविजन पूछा, यहाँ पे प्रोविजन मेन कोर है। अगर ये गलत हुआ तो आपको 1 मार्क मिलेगा और ये सही तो 3 मार्क मिलेगा, बात खत्म, आगे के कोई लेन देन नहीं। और अगर कंक्लूजन गलत हो गया तो इसमें 3 नंबर का है तो 2 नंबर बिल्कुल आपको मिलेगा, स्टेप मार्किंग के 2 नंबर, कंक्लूजन के 1 नंबर आपका चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन सही लिखा इन्विटेशन और इसका जो ऑफर है उससे डिफरेंस, तो 1 मार्क यहाँ पे आपको दे देगा और यहाँ पे 1 मार्क आपको फैक्ट का दे देगा और बाकी कंक्लूजन का आपका 0 मार्क मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन गलत है और कंक्लूजन सही है, फैक्ट सही है तो 1 मार्क मिलेंगे। यानी कि मेन कोर जो है वो प्रोविजन। अगला देखिए, ये रेडीमेड वाला जिसमें जो है प्राइसेस बढ़ गया था और फिर सेल करने से रोक दिया था, तो इसका जो प्रोविजन लिखना था, इसमें भी 2 प्रोविजंस लिखने थे। एक यहाँ पे ब्रीच हुआ है, ब्रीच क्यों? सामने वाला एक्सेप्ट नहीं किया, उतना नहीं दिया, तो जो ब्रीच कर रहा है सामने वाला उतने में देने को तैयार नहीं हो रहा, प्राइस बढ़ा दिया है, तो पहला तो ब्रीच आपको डिफाइन करना था कि ब्रीचिंग होता क्या, एंटीसिपेटरी ब्रीच, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट बना था बाद में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर आपको ये लिखना था कि जब ब्रीच हो जाता है तो वो क्या क्या क्लेम कर सकता है,
कौन कौन सा डैमेजेस क्लेम, अब आप सिर्फ ब्रीच को डिफाइंड कियोगे और डैमेजेस को नहीं, तो यहाँ पे जो है प्रोविजन का आपका सिर्फ 1 मार्क मिलेगा और कटेगा बिल्कुल भी नहीं, आपको प्रोविजन गलत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बात आपने सही लिखा है, थोड़ा सही लिखा लेकिन सही लिखा। अब प्रोविजन टोटल आपको पता कैसे चलेगा कितना प्रोविजन लिखना है? मैंने ट्रिक बता रखा है कि जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो जो टॉपिक मिल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड नीचे प्रोविजन में लिखते जाइए। ठीक, तो प्रोविजन में 2-3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, क्या है वो सब आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है। मैं ट्रिक बता रखा हूँ, वो वीडियो देखेंगे कि लॉ में ट्रिक कैसे यूज करते हैं, तो आपको पता चल गया होगा केस लॉ में। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको लिखना था, 2 पॉइंट तो बिल्कुल लिखना था। एक कि एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि सामने वाला एक्सेप्ट नहीं किया उतने में, तो जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा उतने प्राइस में, प्राइस बढ़ा रहा है, तो ये तो गलती किया। और गलती के बाद आपको डैमेजेस को भी बताना था। डैमेजेस को कैसे? क्वेश्चन में साफ लिख दिया कि क्या क्या उसके पास राइट्स है, तो राइट्स या डैमेजेस कहिए, उसको भी आपको एक्सप्लेन करना था। अगर दोनों पॉइंट आप प्रोविजन में लिख दिए हैं तो प्रोविजन के ही सिर्फ आपका लगभग 2 मार्क्स हो जाते हैं और फैक्ट और कंक्लूजन मिला के 1 मार्क, यानी कि 3 मार्क्स। प्रोविजन मेन कोर होता है, एक चीज समझ लीजिए। अगर प्रोविजन में सिर्फ आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया, मान लीजिए ठीक कि ब्रीच किया है तो सामने वाले के लिए लायबल होगा, तो वो भी सही माना जाएगा, वो भी सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये केस ही 3 मार्क्स का है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल लिखना था कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया और सामने वाला अगर उसको रिसाइन कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, तो सामने वाला जो अनदर पार्टी है, जो डिसीविंग पार्टी है, वो सामने वाले से क्लेम कर सकता है डैमेज है, जो भी उसको लॉसेज एक्चुअली में अकर हुई है। तो इतना भी पॉइंट लिखे होंगे, 5 लाइन भी, 4 लाइन भी, तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे अगर कैलकुलेशन सही है तो। और अगर एक पॉइंट ही सिर्फ ब्रीच को डिफाइन किए हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे 3। क्यों? क्योंकि आपका कंक्लूजन, प्रोविजन, फैक्ट सब सही है। अब डैमेजेज की जो बात है, डैमेजेज की तो यस नो में आप डिफाइन कर ही दिए होंगे कि हाँ, और उसको जो है डैमेजेज नहीं मिलेगा या फिर डैमेजेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा गलती भी हो जाती है तो नंबर मिल जाती है, वो यही क्वेश्चन हैं। समझ रहे हो बात को? कि ब्रीच का दिखाना था तो ठीक है, आप ब्रीच को बता देंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो सामने वाला क्लेम कर लेगा, इतना आप लिख दिए तो आपको खत्म बात, आप आगे बढ़ जाइए। अगर आप ज्यादा भी लिखना था तो आप ये भी लिख सकते थे कि हाँ, एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ और इसके वजह से तरह तरह तरीके का जो सामने वाला है वो क्लेम कर पाएगा, ये भी लिख सकते थे। और दूसरी चीज, जो डिफरेंस हुआ है मार्केट प्राइस का, वो तो दिखाना ही था। तो 2 पॉइंट लिखना था कि ब्रीच हुआ और सामने वाला डैमेजेज करेगा और कितना करेगा। समझ रहे हो? और अगर आपने एक में ही दोनों लिख दिया तो भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, और अगर दोनों अलग अलग भी लिखा तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। एक भी लिखा है कि प्रॉब्लम हुआ है तो डैमेजेज का जरूर आप बात वहां पे किए होंगे कि प्रॉब्लम हुआ है तो डैमेजेज वो क्लेम करेगा, तो आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाने वाले हैं। मान लीजिए प्रोविजन ही गलत हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्रोविजन गलत हुआ तो बहुत कम चांसेस है कि आपको 1 मार्क मिलेंगे, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि ये गलत, अगर प्रोविजन गलत देख लेता है ना चेक करने वाला, तो सोचता है कि किस बेसिस पे वो कंक्लूजन दिया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको स्टेप मार्किंग की जैसे चेक होता है, जैसे आंसर आप देखेंगे, जैसे आंसर शीट उसमें दिया रहता है 1 इसका ऐसे करके, तो आप मान सकते हैं कि 1 मार्क दे देगा अगर आपका प्रोविजन बिल्कुल गलत है तो। अब कुछ भी लिख दोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। प्रोविजन में आपको कुछ भी नहीं लिख सकते, थोड़ा सा भी रिलेवेंट मिला तो आपको उसके बेसिस पे फैक्ट और कंक्लूजन देखा जाएगा और 1-2 नंबर काट के आपको नंबर दे दिया जाएगा। अगर आप अपना भी लैंग्वेज लिखे हो लेकिन प्रोविजन सही लिखे हो तो, अपने लैंग्वेज में लेकिन सही प्रोविजन। यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट देख लीजिए, 90,000 वो क्लेम कर सकता था ऑर्डिनरी डैमेजेस। अगला यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, समझ जाइए, 6 मार्क्स का है ना, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो 2-2 मार्क्स के हैं। समझिए कैसे बोल रहा है कि क्या अनपेड सेलर हुआ पोजीशन ऑफ गुड्स वो एक्सरसाइज कर सकता है राइट ऑफ क्लेम, तो यस। यहाँ पे यस लिखकर आप थोड़ा सा आगे तक लिख देते कि हाँ हाँ इसमें जो है वो क्लेम कर सकता है, इतना लिख देंगे ना तो आपको 1 मार्क 1 to 2 मार्क्स तो वही हो गए। समझ रहे हो? सिर्फ इतने बात का। दूसरा था कि अगर यस आप लिख रहे हो तो कौन कौन से केसेस है, तो केसेस अगर आप 2 भी केसेज आप बताए, 3 केसेस लेट अस सपोज, यहाँ पे मैं कितना केसेस लिया हूँ, 3 ही केसेस, मान लीजिए आपने 2 ही केसेस लिया है, 2 ही केसेस, तो भी आपको जो है वो और 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा सर्कमस्टांसेस बताने की जरूरत है, 2-3 सर्कमस्टांसेस भी बताया जहां पे ये लीन खत्म हो सकती है, तो आपको जो है वो 2 मार्क्स वहां पे मिल गए। अगला था कि कब वो लूज कर देगा, लूज का भी अगर आपने 1-2, यहां पे मैं 4 बताया हूं जिसपे वो लूज कर देगा, 4 पॉइंट, 2 भी पॉइंट आपने लिखा तो 2 मार्क्स मिल जाए। कोई जरूरी नहीं कि पूरा ही हम लिखें, समझ रहे हो? तो टोटल में अगर थोड़ा थोड़ा अगर पॉइंट कम भी लिखे और 6 मार्क्स का है तो आपको 4 से 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, लेटेस्ट वो 4 मार्क्स। 2-2 पॉइंट भी आप लिखे होंगे ना, 2-2 पॉइंट भी, तो आपके 4 मार्क्स इस क्वेश्चन से कहीं नहीं जाने वाले। और अगर 3-3 पॉइंट लिख दिए हो तीनों केसेस का, जैसे पहला तो यस नो लिखना था, बाकी दोनों का 3-3 पॉइंट, तो आपको 6 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन लैंग्वेज एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत अपना भी होगा तो चल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे 4 मार्क्स यहाँ पे आपके कटने वाले नहीं, अगर 2-2 आइटम भी आप डिफाइंड किए हो तो। अगला क्वेश्चन जो था पार्टनरशिप वाला बताना था, अगर आपने इसमें पार्टनरशिप में गलती की तो सीधा आप 2 नंबर लूज कर दोगे, और अगर आपने सही की तो आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए पहला पार्टनरशिप है कि नहीं, रीजन पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल पूछा था। क्या पूछा था? कि गिविंग रीजन्स, यानी कि छोटा सा रीजन्स देना था, बहुत बड़ा रीजन नहीं देना था। मान लीजिए आपने सिर्फ लिखा कि पार्टनरशिप, क्या नंबर मिलेगा वहां पे? 1 मार्क उस क्वेश्चन के लिए मिलेगा। रीजन जरूर लिखना था, 3 क्वेश्चन था ना, 3 में जैसे पहला तो पार्टनरशिप था तो हमने लिख दिया, क्यों कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है मैंडेटरी है
लॉस कोई जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी हो, लेकिन लॉसेज यहाँ पे लिख दिया था कि वो प्रॉफिट सामने वाला भी शेयर करेगा और लॉस भी, यानी कि दोनों वो शेयर कर रहा था, तो वैसा जो है वो पार्टनरशिप में हो सकता है। दूसरी चीज, एक जो पब्लिशर की बात था वो पार्टनरशिप नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे अब्सेंस था बिजनेस का और म्यूचुअल एजेंसी का, ये दोनों नहीं थे। सिंपल इतना लिखना था। अगर ये चीजें के अलावा दूसरा चीज लिखे हैं कि यहाँ पे बिजनेस स्टेबलिश नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ये सब, या फिर दूसरे एक दूसरे को बीड नहीं कर पा रहे, ऐसे भी लिखे होंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब एक पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप अपने लैंग्वेज में भी लिखे होगे तो पूरा 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा, अगर तीनों सही हुआ तो। और अगर मान लीजिए कि एक गलत हो गया इसमें से, जैसे पहला पार्टनरशिप था, दूसरा नहीं था, तीसरा नहीं था, ठीक, तो अगर मान लीजिए कि ऐसा केस था और पहला आपका जो है वो गलत हो गया, तो पहला अगर गलत भी हो गया, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो आपको 4 नंबर इसमें मिल जाएगा। पहले से थोड़ा ना कुछ लेना देना, ये तो सेपरेट क्वेश्चन है, सेपरेट प्रोविजन एप्लीकेबल है। और प्रोविजन सिर्फ एक लाइन का कि क्यों है और क्यों नहीं है, यही लिखना था, बस बात खत्म था। आप लिखें कि पार्टनरशिप है तो वहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा, और रीजन दे दिए होंगे तो उसका 2 मार्क्स मिल जाएगा, और 3 क्वेश्चन हैं, और गलत किए होंगे तो उसका मार्क्स मिलेगा नहीं, और अपने लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन किए होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। यही फर्नीचर डीलर वाला था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में उसके पास जाता क्या, राइट्स और ऑनरशिप, लेकिन उससे पहले ही उसने सेल कर दिया, तो सेल कर दिया तो इसमें प्रोविजन कौन सा एप्लीकेबल था? अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को लेकर चलें तो उसमें था बोनाफाइड वाला। कौन सा बोनाफाइड? नॉन ओनर भी ट्रांसफर कर सकता है, ये वाला, नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर ऑफ द गुड्स फॉर वैल्यू। तो बस सिंपल सा प्रोविजन लिखना था भाई कि वो ट्रांसफर कर सकता था। सिंपल, एक कंक्लूजन कुछ भी हो, पहले आपको ये चीज लिखना था कि ट्रांसफर जो है वो हो सकता है। ठीक, जब 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 आपके पास ओनरशिप आ जाते हैं, यहाँ पर दो भी, दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा। कब? एक लिखेंगे कि जो नॉन ओनर है वो भी ट्रांसफर कर सकता है विद कंसेंट ऑफ सेलर। एक पॉइंट ये लिख दिए होंगे तो भी आपको सही माना जाएगा। या दूसरा पॉइंट आप ये अगर आप लिख दिए होंगे कि गुड फेथ में अगर कोई परचेज किया है तो उसको भी रियल टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। अगर ये दोनों में से कोई एक भी पॉइंट आप लिखें तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर कंक्लूजन सही हुआ तो। अगर ये 4 मार्क्स का है तो आप जो है वो 1.5 मार्क्स यहीं पे प्रोविजन पे आपको मिल चुका है। कौन कौन से पॉइंट लिखना था? पॉइंट लिखना था एक, या तो पॉइंट आप ये लिख लिए कि नॉन ओनर भी ट्रांसफर कर सकता है टाइटल, या फिर अगर आप ये पॉइंट लिखें कि जो गुड फेथ में परचेज करता है सामने वाले से और सामने वाले के पास टाइटल नहीं है तो भी उसके पास जो है वो रियल टाइटल आ जाता है। दोनों में से कोई एक पॉइंट लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अगर कंक्लूजन और फैक्ट सही हुए तो मान लीजिए यहाँ पे मैं मानता हूँ आप सही लिखे होंगे बात, ठीक, तो यहाँ पे 1.5 तो यही मिल गया। फैक्ट भी सही होंगे तो 1 मार्क्स यही, 2.5 4 मार्क का है। कंक्लूजन अगर गलत है, कंक्लूजन अगर गलत भी है तो भी आपका 4 में से 2 मार्क्स आपका कहीं नहीं गए, सिर्फ फैक्ट और प्रोविजन के बेस पे 2 मार्क्स आपको मिल गए। कंक्लूजन गलत तो कंक्लूजन का 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। वहीं पे अगर कंक्लूजन सही है, ये सही है, प्रोविजन और फैक्ट भी सही है, और अगर प्रोविजन सही नहीं है तो आपको 1 मार्क्स से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोविजन है वो मेन कोर होता है किसी भी केस बेस्ड क्वेश्चन के आंसरिंग का। तो अगर प्रोविजन किसी भी क्वेश्चन का गलत है तो आप 1 मार्क ही लेकर चलेंगे आपका फैक्ट और कंक्लूजन के लिए, अनटिल जब कंक्लूजन में 2-3 आइटम ना पूछाओ। 2-3 आइटम पूछाओ तो वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। इसमें क्या था? सिंपल 2 ही प्रोविजन लिखना था, दोनों में से कोई एक भी लिखे होंगे, दोनों रिलेटेड ही है यार, तो सही माना जाएगा आपका। प्रोविजन सही और फैक्ट भी सही, फैक्ट उसी लिखना था, तो 2 नंबर आपका कहीं यही नहीं गया। और अगर नीचे कंक्लूजन सही तो आपका 4 में 4, और अगर कंक्लूजन गलत तो आपका 2 मार्क्स, क्योंकि कंक्लूजन कभी कभी मेजर कोर का रोल प्ले करता है। तो फिर भी मिनिमम लेकर चलिए 2 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं। समझ रहे हो? प्रोविजन कैसे होनी चाहिए? अगर आपके लैंग्वेज में भी है प्रोविजन और फैक्ट आपका सही है, कंक्लूजन आपका सही है, तो भी आप जो है 3 मार्क्स लेकर 4 में से चल सकते हो। अगला भी ये किसका था? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का भी सेल किया था, और फिर जो है वो प्राइस सामने वाले को नहीं पे करने के लिए बोल रहा था, और हाफ जो है वो एक्सेप्ट कर चुका था सामान, और हाफ के लिए वो पे करने को नहीं बोल रहा था क्योंकि टाइमली उसके पास गुड्स नहीं पहुंचा था। तो इसमें 2 प्रोविजन इसमें भी लिखना था। लेकिन अगर आप एक भी प्रोविजन लिखे होंगे, क्या प्रोविजन? कि अगर बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके लिए उसको पे करना है, और अगर सेलर ने पूरा ट्रांसफर नहीं किया है तो सेलर जो है उसके लिए लायबल हो जाएगा। 2 चीज, अब दोनों में से कोई एक भी अगर आप लिखे होंगे तो आपका सही माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। कैसे? सेलर वाला अगर आप मान के चल रहे हो तो आप यही लिखेंगे कि सेलर के पास ऑब्लिगेशन है कि वो पूरा डिलीवर करे। अगर वो पूरा डिलीवर नहीं करता है तो परचेजर बाकी के लिए नॉन एक्सेप्टेंस या फिर रिपुडिएट कर सकता है, ये चीज होता है, ये आप लिखे होंगे। दूसरा लाइन अगर आप ये लिखे होंगे कि अगर बायर की तरफ से, कि बायर को अगर पूरी चीजें नहीं दी जाती है तो बायर जो है वो जितना उसको रिसीव हुआ उतने के लिए वो पे करेगा, और जो रिसीव नहीं हुआ उसके लिए वो रिसाइंड कर देगा। इतना ही लिखना था और कुछ नहीं। और अगर दोनों को जोड़कर लिखेंगे आप, बायर और सेलर को, तो सिंपल यही लिखना था कि सेलर को जो है वो जितना कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है उतना उसको प्रोवाइड करना चाहिए टाइम के साथ। अगर नहीं प्रोवाइड किया तो बायर जो है रिजेक्ट कर देगा, और अगर बायर एक्सेप्ट कर लिया है कुछ तो उसके लिए वो पे करेगा। सिंपल, जैसे क्वेश्चन में था। तो अगर आप एक लाइन भी लिखे हैं, मतलब एक टर्म भी अगर आप डिफाइन किए हैं कि सेलर ने सेंड किया, बायर ने एक्सेप्ट किया, और अगर बायर एक्सेप्ट कर लिया तो उसके लिए उसको पे करना है, बस आपका प्रोविजन, और जरूरी नहीं है आगे बढ़ना।
लेकिन अगर आप आगे बढ़े भी तो किस तरीके से कि सेलर ने अगर जो कुछ प्रोवाइड कर दिया है तो सेलर जो है उससे क्लेम कर सकता है जितने को वो सेल कर चुका है। हालांकि इस चीज़ को कंक्लूजन में लिखिए, प्रोविजन में बात देखिए। तो 3 पॉइंट जो यहाँ पे बताना है, तीनों को आप एक साथ भी जोड़ सकते हैं, लिखे होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीनों को अलग अलग भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 में से 2 भी पॉइंट लिखे होंगे कि बायर जो है रिपुडिएट कर सकता है जिसके लिए उसको नहीं मिला, और सेलर जो क्लेम कर सकता है जितना उसके पास जा चुका है, बायर के पास एक्सेप्ट कर चुका है। तो आपको जो है वो पूरा मार्क्स मिलने के चांसेस थे नहीं, मिलेंगे ही उस केस में, क्योंकि सिंपल सा ही तो प्रोविजन ही तो पूछा है कि बी रिफ्यूज करा पे करने का था, इसका प्रोविजन बताइए। अब तो प्रोविजन तो सेलर से ही स्टार्ट होगा ना, तो सेलर की भी बात आपने लिख दिया और बायर की भी। तो अगर दोनों को एक साथ भी लिखें या अलग अलग भी लिखें, एक पॉइंट मिस भी हो गया तो भी आपके फुल मिलेंगे, क्योंकि आपका फैक्ट और कंक्लूजन सही होगा। और अगर मान लीजिए प्रोविजन में आपने एक पॉइंट लिखा, ठीक, या फिर ये प्रोविजन सही ही लिखा अपने लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा, 1 मार्क आपका यही मिल जाता। फैक्ट सही हो गया, कंक्लूजन भी सही हो गया, लैंग्वेज किसका है, आपका। और मान लीजिए कंक्लूजन गलत हो गया, प्रोविजन फैक्ट सही है, तो अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, लेट अस सपोज अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपका 2 मार्क्स कहीं नहीं गया। अगर थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा लैंग्वेज यूज हो गया है यहाँ पे तो 2 मार्क्स, अगर थोड़ा बहुत आप यूज किए बहुत मिनिमम तो आपको 3 मार्क्स 4 में से बिल्कुल मिलेगा। 1 मार्क कटेगा, क्यों? क्योंकि बिल्कुल आपने लॉ का लैंग्वेज नहीं लिखा। अगर बिल्कुल आप लॉ का लैंग्वेज नहीं लिख पाते हैं तो 1 मार्क्स से ज़्यादा नहीं कटता। लेकिन केस क्या है कि आपका प्रोविजन भी सही होनी चाहिए, जो आप लिख रहे हैं बात अपनी लैंग्वेज में, फैक्ट भी सही होनी चाहिए, कंक्लूजन भी सही होनी चाहिए। अगर कंक्लूजन गलत हो गया तो फिर आपको अपने लैंग्वेज के लिए प्रोविजन में 1 मार्क मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 मार्क्स आपको फैक्ट में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कैपिटल पूछ रहा था। अब देखिए सिंपल अगर वो शेयर पूछता ना, काइंड्स ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे मेन पॉइंट आता प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, ऐसा। लेकिन शेयर कैपिटल की बात किया ना, तो देखिए मटेरियल को में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे कि प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये दोनों को डिफाइन करना है। लेकिन अब अगर आप लॉजिकली आप सोचोगे तो अगर आप इसको डिफाइन किए हो, अथोराइज्ड को, इशूड को, सब्सक्राइब्ड को, कॉल्ड अप को, पेड अप को और अनपेड को, ये सब को, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सही दोनों है। कौन कौन सा? इक्विटी वाला भी और प्रेफरेंस वाला भी, वो भी। लेकिन मेन क्या है कि यहाँ पे प्रेफरेंस के लिए ऑलरेडी पूछ दिया कि प्रेफरेंस, डीम्ड प्रेफरेंस कैपिटल क्या होता है, तो मतलब साफ समझ में आ रहा है कि ऊपर जो पूछ रहा था वो कुछ अलग पूछ रहा होगा। तो इशूड और जो सब्सक्राइब, ऑथराइज्ड, ये सब होता है, उसको भी आप लिखें, या इक्विटी प्रेफरेंस वाला भी लिखें, तो मेरे ख्याल से वो सही होनी चाहिए। आपको 6 में से 5 मार्क्स दे देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो लास्ट वाला 2 मार्क्स का है ये, डीम्ड प्रेफरेंस 1 मार्क का और 4 मार्क का ऊपर काइंड्स ऑफ शेयर। ठीक, तो अगर काइंड्स ऑफ शेयर में आप 3 भी शेयर डिफाइंड किए हैं, मान लीजिए ऑथराइज्ड, इशूड और पेड अप, तो भी आपको जो है फुल मार्क्स मिलेगा, अगर डीम्ड प्रेफरेंस भी आप बताएं तो। या फिर मान लीजिए इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को डिफाइन किया और लास्ट में जो है प्रेफरेंस, ये जो डीम्ड प्रेफरेंस, इसको भी डिफाइन किए, तो भी आप 4-5 मार्क्स आप डिफाइन यहाँ पे लेकर चल सकते। लेकिन 6 कभी नहीं लेकर चलिएगा। आपका भी अपना भी लैंग्वेज होगा तो यहाँ पे 4 से ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं देगा। अगर आपका खुद का लैंग्वेज होगा तो, अगर बिल्कुल लॉ का लैंग्वेज है तब तो आपको 5-6 मिल सकता है। अगला साइलेंस वाला था कि वो जो है मेयरली फ्रॉड नहीं होता और केसेस बताना था, इसी का जो है प्रूफ करना था। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको लिखने थे। ये 5 मार्क्स का सिर्फ यही नहीं है कि आप केसेस लिखे थे, कौन कौन केसेस में जो है वो फ्रॉड नहीं होता, आपको ये भी लिखना था कि कौन कौन केसेस में फ्रॉड होता है, तभी तो ये 5 मार्क्स का होगा। तो वही है जो केसेस जो है जो वो मैंने लिख दिया कि इन द फॉलोइंग केसेस साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड। तो किस किस केसेस में फ्रॉड होगा, तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि किस किस केसेस में फ्रॉड होगा। और एक लाइन और भी ऐड कर दिया, व्हेन बायर जो है वो रिलाई करता है सेलर पे, या फिर उस पर हाँ या ना अपना दे देता है कि अगर तुमने नहीं बोला तो मैं ये चीज़ मान लूंगा, तो उस केस में क्या होता है, मान लिया जाता है कि सामने वाले ने बोला है और सेलर ही लायबल हो जाता है कुछ गलती के लिए। समझ रहे हो? तो अब इसमें देखिए ये 5 पॉइंट जो मैं लिखा हूँ ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 5 पॉइंट, इसमें अगर आप 4 पॉइंट भी लिखे हैं या 3 पॉइंट भी लिखे और पूरा आंसर सही है आपका, थोड़ा थोड़ा आपका भी लैंग्वेज है अपना भी, तो भी आपको 5 में से 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। 1-2 आप नहीं लिखे, 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट लिखे और अपनी लैंग्वेज में लिखे, तो भी आपको 5 में से 4 कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन मेन क्या है कि ये सब जो पॉइंट है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये सब 3-4 जो है वो आप सही सही लिखे हो। ये वाला आप सही सही एक्सप्लेन, भले ही थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन ये जो है वो आप क्लियरली लिखे हो। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पार्टनर कैसे सेटल करते हैं डिसोल्यूशन में अपना अकाउंट्स। अब इसको जो है अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते थे और 4 मार्क्स का है। सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप 12 में भी पढ़े होंगे, उसका पूरा सीक्वेंस लिख दिए होंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। और कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा लिखें, देखिए कितना छोटा लिखा हो, बिल्कुल ये मटेरियल से ही उठाया हूँ और बहुत छोटा। अभी पूछोगे कि लास्ट में तो आपने 3-4 पॉइंट डेफिशिएंसीज ये सब को लेकर लिखा, नहीं आप क्लियरली लिखिए ना कि एसेट सोल्ड होता है, लायबिलिटी फी पे करते हैं, उसके बाद जो हमारा पार्टनर लोन दिया है उसको हम सेटल करते हैं, उसके बाद हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक अपने लैंग्वेज में भी लिखे होंगे तो ये 4 में से 3 कहीं नहीं जाएगा, अगर टोटल आपका लैंग्वेज हुआ तो।
लेकिन एक्सप्लेनेबल होनी चाहिए। और अगर बिल्कुल आपका लैंग्वेज नहीं है, बुक और एक लॉ के फ्लो में आपने बनाया है, तो आपको 4 में 4 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है जिसमें गलती होने की चांसेस है। और कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 पॉइंट ही लिखें, 4 पॉइंट भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था, इसमें लोग बहुत टेंशन ले रहे थे कि ये कौन सा कंपनी था जो कि अभी तक काम स्टार्ट ही नहीं किया था। तो भाई जब काम स्टार्ट ही नहीं किया था, ये इनएक्टिव भी हो सकता है, डोरमेंट भी हो सकता है, और एक केस था शायद डिफंक्ट वाला, तो उसमें भी हो सकता है रेयरली, लेकिन मेन जो है वो डोरमेंट और इनएक्टिव। हालांकि इस पर मैं मानता हूँ, मैं जो ICAI को है वो पूरा मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना, और ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो है ही नहीं मटेरियल में फाउंडेशन के, ये तो इंटर लेवल का हो गया। तो क्या हो गया, इनएक्टिव कंपनी को आप डिफाइन कर दिया, और इतना जरूरत नहीं था कि पूरा बड़ा लिखिए। लास्ट में क्या पूछा था? डेफिनेशन पूछा था इसका। तो इसका आप डेफिनेशन अगर 2 लाइन में भी लिख दिए होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनएक्टिव कंपनी या जो भी आपको लिखना था, इनएक्टिव कंपनी या डोरमेंट कंपनी आप लिख दिए होंगे, और थोड़ा सा इसका डेफिनेशन दे दिए होंगे 4-5 लाइन का, तो यहाँ पर फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल फुल मार्क्स। लेकिन अगर थोड़ा सा गलती हो गया आपसे, आपने यहाँ पे डोरमेंट ये सब लिखने में गलती कर दी, किसी और कंपनी का नाम लिख दिया, तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक तो कि मटेरियल में था नहीं, और यहाँ पे ये भी स्पेसिफाइड नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि किस कैटेगरी का है। तो डिफंक्ट कहिए, डोरमेंट कहिए, इनएक्टिव कहिए, हालांकि डोरमेंट और इनएक्टिव ही मेन है, और तो इसी में वो आएगा। इसको लिखकर और डिफाइन कर देना था, बात खत्म। कोई जरूरी नहीं कि इतना बड़ा आप लिखिए, छोटा भी लिखते तो काम चल जाता। तो समझ गए? अब सुन लीजिए अकाउंट में कैसे मिलता है। अगर प्रोविजन में 2-2, 3-3 चीज़ें लिखनी थी, प्रोविजन में अगर मान लीजिए 3 चीज़ें लिखनी थी, अभी अब आप समझोगे कैसे कि 3 चीज़ें। भाई जब आप केस पढ़ रहे थे ऊपर एक क्वेश्चन, तो उसमें क्लियरली जो है वो 2-3 बातें रहती है कि सामने वाले ने ब्रीच कर दिया, ब्रीच करने के बाद सामने वाले ने केस किया पैसे के लिए, वो पैसा नहीं देना चाहता, तो ये 3 पॉइंट हो गया। एक आप लिखिए कि ब्रीच होता है तो क्या होता है, दूसरी चीज़ आप लिखिए कि ब्रीच में कैसे आप कंपेंसेशन ले सकते हैं, और कौन कौन से कंपेंसेशन ले सकते हैं, और कौन लाइबल होगा। तो 3-4 पॉइंट लिखना हो, 2 पॉइंट भी लिख दिए कि हाँ यहाँ पे ब्रीच हुआ है और सामने वाला लाइबल हो जाएगा, ये भी लिख दिया, तो आपका वहाँ पे चांसेज हो जाते हैं मार्क्स मिलने के। भले ही अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो पूरा अगर फैक्ट और कंक्लूजन भी सही हुआ तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोविजन में 1-2 पॉइंट आप मिस कर गए, और अगर मिस कर गए और उसमें थोड़ा सा आपका भी लैंग्वेज है, फिर भी आपका 1 to 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं डिजेक्ट होता। समझ रहे हो? अब डिजेक्ट कैसे होता है, आपने प्रोविजन बिल्कुल ही गलत लिख दी, और आप सोच रहे हो घर पे आके नहीं नहीं मैंने तो, अरे यार इसी से रिलेटेड तो लिखा है। रिलेटेड से मतलब नहीं होता, आपको पूरा करेक्ट लिखना, जो बात पूछा है वो पूरा करेक्ट होनी चाहिए, वरना आपको जो है वो 0 मार्क्स भी मिल सकता है। क्योंकि चेकर ये भी तो सोच सकता है कि जब प्रोविजन ही गलत लिखा तो इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालना होता है, तो वो कंक्लूजन तो किसी इसी गलती के बेसिस पे निकाला होगा। तब यस नो लिखोगे उससे मतलब नहीं होता। समझ गए? तो अगर प्रोविजन आपका गलत है, फैक्ट सही है, कंक्लूजन सही है, तो 1 मार्क आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर प्रोविजन सही है, आपका ही लैंग्वेज है लेकिन प्रोविजन सही है और कंक्लूजन थोड़ा सा गलत है, तो 2 मार्क्स आप बिल्कुल लेकर चल सकते हैं कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है या 5 मार्क का था। समझ रहे हो? यानी कि 50% आप लेकर चल सकते हैं अगर आपका प्रोविजन बिल्कुल सही है। कंक्लूजन गलत है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका प्रोविजन सही है और अपने लैंग्वेज में है, तो मार्क्स जो है वो आप हाफ लेकर चलिए। अगर 5 मार्क्स का है तो 2.5 या फिर 3 मार्क्स लेकर चलिए। अगर आपका कंक्लूजन गलत हो गया तो, और प्रोविजन फैक्ट सही है तो, कितने नंबर के क्वेश्चन के लिए? 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। मेन इसमें समझने वाली चीज़ है प्रोविजन। प्रोविजन के अलावा कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे डायरेक्ट बेस्ड, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा लंबा अगर आप एक्सप्लेन किए ना और 1-2 आइटम कम लिखे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है यार। इसमें स्पेसिफिकली बोला तो है नहीं कि कितने टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो उसमें अगर एक छूट भी गया और अच्छे तरीके से डिफाइन किया तो मैक्सिमम 1 मार्क काटेगा, मैक्सिमम 1 मार्क। आई होप कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे। और एक चीज़ समझा देता हूँ, BCR सुन लीजिए। BCR अगर आप अच्छे तरीके से दिखाए होंगे, पूरा बनाए होंगे, मान लीजिए आपने 35 मार्क्स तक गए, 35 मार्क्स तक, उसमें 1-2 MCQ गलत हो गया, थोड़ा बहुत फॉर्मेट में लैंग्वेज में इधर उधर प्रॉब्लम आ गया, तो भी आपके जो है वो 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, ठीक? 20 मार्क्स। और अगर आपने अच्छे से लिखा, पूरा क्वेश्चन बनाया, 1-2 MCQ गलत हो गया तो 25 मार्क्स इधर। अब लॉ केस बेस्ड वाला में देख लीजिए, 30 नंबर के लगभग तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उसमें अगर थोड़ा थोड़ा पॉइंट छूट भी गया हो या एक क्वेश्चन भी छूट गया हो, तो उसमें जो 30 मार्क्स का वो है, उसमें से आपका 15 तो कहीं नहीं गया, तो यही दोनों मिलाकर हो गए आपके 40, और लगभग 10 नंबर तो कम से कम देगा केस बेस्ड वाले पे, वो भी तो 30 मार्क्स के हैं, लगभग 30 से 35 मार्क, वहाँ पे 10 भी देगा तब का हो जाएगा। अब ये 10 लेने के लिए कंडीशन क्या क्या है? आपका प्रोविजन सही होना चाहिए, भले ही वो आपके लैंग्वेज में हो। अगर प्रोविजन गलत तो मैक्सिमम उस क्वेश्चन से मिलेगा तो 1 मार्क मिलेगा फैक्ट और कंक्लूजन का। यानी कि मेन जो है वो प्रोविजन, और प्रोविजन जो होनी चाहिए वो केस बेस्ड जो फॉर्मेट होता है लिखने का, जो लॉ का लैंग्वेज होता है उसके लैंग्वेज में होनी चाहिए। अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलते फैक्ट और कंक्लूजन के, मिलते भी हैं तो 1 मार्क मिलते हैं। मेन प्रोविजन भले ही आपके ही लैंग्वेज में हो थोड़ा सा, और फैक्ट और कंक्लूजन सही है और थोड़ा सा आप अपना यूज कर लिए हैं, तो 1 से 2 मार्क्स डिजेक्ट करेगा और आपका 60% मार्क्स उस क्वेश्चन का दे देगा आपके लैंग्वेज के बेस पे। और अगर आपका लैंग्वेज भी नहीं है
लॉ का इलेक्वेशन लेकिन गलत आपने लिखा तो बिल्कुल भी वहाँ पे मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं है। फैक्ट और कंक्लूजन पे सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। आप आई होप आप सब कुछ समझ चुके हो और हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ और आंसर्स भी आप देख चुके हैं कि क्या क्या किसका आंसर होगा। समझ गए।